भारत को पहला ट्रिलियन बनाने में लगभग 60 साल लगे, दूसरा 7 साल में, तीसरा 7 साल में और चौथा 4 साल में। तो हर 5 साल में भारत दोगुना हो जाएगा। ये मूल रूप से आप पर निर्भर है। बाजार में रहेंगे तो पैसा बनेगा। सभी को नमस्कार और MPU मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में स्वागत है, जहां हम लॉन्ग टर्म मार्क 8 और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे। हम इक्विटी मार्केट्स, AIS, PMS और अन्य क्षेत्रों की भविष्य की राह की जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जो इक्विटी बाजारों की गहरी समझ रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री बिहारी लाल देवरा, अबेकस एसेट मैनेजमेंट के निदेशक हैं। वे APMI, CA, CFA और CFP के बोर्ड में भी हैं। उद्योग में उनका बहुत सम्मान है और वे अपने निवेश सिद्धांतों को सरल बनाने के लिए जाने जाते हैं, ताकि हम जैसे लोग आसानी से समझ सकें। उन्हें प्यार से BD कहा जाता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड में हम PMS, AIF और निवेश सिद्धांत समझेंगे और बाजार व नीति के विशेषज्ञ से बात करेंगे। इस शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहती हूं कि हम समय में पीछे जाएं और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में जानें। इस इंडस्ट्री में आपका सम्मान है और अनुभव व्यापक। बताइए, आपको इस ओर क्या खींच लाया और शुरुआत कैसे की? तो मैंने लगभग 2003 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में शुरुआत की और समझा कि अकाउंटिंग और फाइनेंस अलग है। अकाउंटिंग की डिग्री से फाइनेंस में नहीं जा सकते। यहीं से मैंने CFA की यात्रा शुरू की। हाँ। शुरुआत में मैंने 1 साल प्रैक्टिस की और CA स्टूडेंट्स को पढ़ाया। इसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट साइड में आइडेंटिटी कंपनी से जुड़ा, जिसे बाद में सदरलैंड ने टेक ओवर को किया। मेरे करियर की शुरुआत फिक्स्ड इनकम से हुई। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, हाई यील्ड, हाई ग्रेड पर काम किए। हाँ, इसके बाद मैंने लगभग 4 साल फिडेलिटी में एशिया, यूरोप और US मार्केट्स को कवर किया। मैंने ट्रेड स्विस के बॉन्ड ट्रेडिंग डेस्क पर काम किया और फिर फैमिली ऑफिस एडवाइजरी शुरू। तब तक मैंने CFP, CIWM और अन्य क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली थी और मुझे उम्मीद थी कि इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग और मार्केट तेजी से बढ़ेगा। 568 सिंधु थीम के दौरान मेरी और सुनील की मुलाकात हुई थी। उन्होंने अबाकस की शुरुआत की और मैं उसमें शामिल हो गया। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। संक्षेप में, मैंने जिंदगी में कई चीज़ों को आजमाया है, चाहे वो पढ़ाना हो, रैक्टिस हो, फिक्स्ड इनकम हो, इक्विटी हो या कुछ और। मैंने ये महसूस किया है कि ये सभी चीज़ें किसी न किसी रूप में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी भूमिका में बदल जाती हैं। चाहे आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, ये सब कुछ न कुछ समय पर काम आता ही है। और अब तक का सफर कितना सफल रहा है? क्या आप एबेकस एसेट मैनेजमेंट में दी जा रही सेवाओं और कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बता सकते हैं? जरूर। अबेकस 2018 में शुरू हुआ। सुनील ने निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट में काफी समय तक काम किया। उनकी आखिरी भूमिका चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में थी, जहां वे करीब $11 बिलियन का फंड मैनेज कर रहे थे। 2 दशकों के अनुभव के बाद उन्होंने खुद कुछ शुरू करने का निर्णय लिया। वहीं से अबाकस की शुरुआत हुई। शुरुआत हमने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से की, जो मुख्य रूप से HNI क्लाइंट्स के लिए होते हैं। बाद में कोविड के बाद हमने फिर से PMS शुरू किया। फिर हमने निवेश सलाहकारियां शुरू की। अब हम भारत और बाहर के ग्राहकों के लिए फंड्स प्रबंधित करते हैं। कुल संपत्ति लगभग $4 अरब है, जो लॉन्ग इक्विटी में निवेशित है। बाजार के साथ हम भी बढ़ते हैं। अच्छी बात है कि हमने बहुत पैसा नहीं जुटाया, बल्कि आधी रकम और बाकी आधी बाजार के अवमूल्यन से आई है। ठीक है। इसलिए हम सही निवेश में यकीन रखते हैं। जब पैसा जुटाना मुश्किल हो तो शायद निवेश का सही समय हो। और हाँ, इसके विपरीत भी, जब हमने पैसा जुटाया, चाहे वो 2018 हो, 2020 हो, कोविड के दौरान या बाजार की चुनौती के बाद, यही सही समय था जब हमने अच्छे अवसर पाए। 6-7 साल बीत गए हैं और कुछ चीजें इतने समय तक नहीं रही। जैसे ही हम अपनी फिलॉसफी पर ध्यान देते हैं, सुनील और टीम हर साल लगभग 1500 बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, फिर भी करते हैं, क्योंकि हमारी टैगलाइन है बेसिक्स पर विश्वास। हमारा नाम अबाकस भी गणित के मूल उपकरण से है। हम मानते हैं कि अंत में मूल बातें ही अहम होती हैं।
सही प्रक्रिया फॉलो करने से चीजें सही दिशा में जाती हैं। कई बार मार्केट में सिर्फ मोमेंटम होता है या फ्लैट चलता है, तब हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हमने क्लाइंट्स को अपनी फिलॉसफी स्पष्ट कर दी है तो सब ठीक रहता है। हम प्रोडक्ट्स को परफॉर्मेंस नहीं बल्कि फिलॉसफी पर बेचते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बदलती है लेकिन सही फिलॉसफी अंत में अच्छा रिटर्न देती है। शुरुआत में हमारी टीम 2 लोगों की थी, अब ये 110 हो गई है। कई लाइसेंस, कार्यालय, 6-7 शहर, सब कुछ ठीक है। हमें उम्मीद है कि हम निवेशकों के लिए अच्छा करेंगे। निवेशकों के लिए अच्छा किया तो हमारे लिए भी सब अच्छा होगा। बिल्कुल। और जब आप इस फिलॉसफी की बात करते हैं, बुनियादी बातों पर टिके रहना, क्या आप मानेंगे कि ये आपके सफलता के राज का हिस्सा है? एबिकस में ऐसा क्या है जो आपको आगे बढ़ा रहा है और अब $4 अरब कमा रहे हैं? शुरुआत में हम एक कमरे में बैठकर अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करते थे। ठीक है। उद्देश्य है कि सारी गलतियां लिखी जाएं। उद्देश्य यह नहीं कि आप दोबारा गलतियां नहीं करेंगे, बल्कि पुरानी गलतियां न दोहराएं। ठीक है। जब तक आप अनुशासित रह सकते हैं, चीजें आपके पक्ष में आएंगी। हमारी फिलॉसफी सरल है, हम खुद को अल्फा जनरेटर मानते हैं। लोग हमें इंडेक्स नहीं, अल्फा मैनेज और जनरेट करने के लिए पैसे देंगे, है ना? इसीलिए हम बेंचमार्क से बंधे नहीं हैं। हमारी रणनीतियां बेंचमार्क से स्वतंत्र होंगी, है ना? उन्होंने हमें स्टॉक चुनने के लिए चुना है तो हमें काम करना होगा। हम सिर्फ किसी सेक्टर या इंडेक्स में आवंटित कर आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? और कई फंड्स के साथ ऐसा ही होता है, अगर आपको पता चले, पूरी शैली से बाधित। दूसरी बात यह है, हम क्वांट, तकनीकी और गति नहीं समझते। सही बुनियादी बातों के अलावा हमें बाकी कुछ नहीं पता। हम भारत को समझते हैं और लंबी अवधि को भी, है ना? हमारा मानना है कि अगर बुनियादी बातें और कमाई बढ़ रही हैं तो चीजें भी बढ़ेंगी। ऐतिहासिक आंकड़े देखें, पिछले 20 सालों में भारत ने 14-15% रिटर्न दिया है। कमाई भी 14-15% के दायरे में है। कभी कभी बाजार कमाई का अनुमान लगाते हैं और कभी कभी उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन अगर आप कमाई पर टिके रहें तो चाहे बाजार के रीट्स हों या नहीं, आप अंततः पैसा कमाएंगे। तीसरा पहलू यह है कि हम विरोधाभासी होने में खुश हैं, है ना? क्योंकि हम किसी खास शैली, बेंचमार्क या थीम से बंधे नहीं हैं। हम किसी भी शेयर पर जा सकते हैं और पहचान सकते हैं कि वो अंडर कवर्ड है या नहीं। हमने शोध किया। 50 करोड़ से $5 अरब के शेयरों पर नजर डालें। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पुष्टि होती है कि लगभग आधे शेयरों का भारत में कवरेज नहीं। भारत में सबसे ज्यादा ओवर कवर शेयर है। 20 से अधिक विश्लेषकों द्वारा कवर शेयर ओवर कवर है। भारत में इनमें से ज्यादातर हैं टॉप 51 में से 49। साथ ही बीच का उभार मिलेगा जहां 45-46% बाजार में कोई विश्लेषक कवरेज नहीं है। मुझे लगता है कि यही शोधकर्ताओं या हमारे लिए अवसर हैं। ओके। सही, क्योंकि हम किसी खास शैली, थीम या सेक्टर से बंधे नहीं हैं। हमारे लिए हर अवसर का व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करना आसान होता है। सही, तो उदाहरण के लिए हमारे लिए सवाल ये नहीं है कि ठीक है, ऊर्जा एक X सेक्टर है और X% है और इस आधार पर कि इसका अपनी को 5% की स्वतंत्र एक खास कंपनी होना चाहिए, चाहे वो मायने रखे या नहीं, यही मायने रखता है। और आखिरी बात, हम इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं, है ना? हम मूल्य के प्रति सचेत हैं। हमारे लिए किसी भी कीमत पर खरीदें बहुत बेस्ट है। और काम नहीं करता। काम करता है कि अगर कमाई बढ़ रही है, बुनियादी बातें सही हैं और ये मुंह लिए उन्मुख है तो हम इसे खरीदेंगे। हमने लंबे समय तक इसी फिलॉसफी का पालन किया है। यकीन मानिए, अगर आप अनुशासित हैं तो ये उबाऊ है, पर आप बहुत सारे अन्य स्टॉक देखेंगे। पैसा हमें धन बना रहा है। बिल्कुल। तो ये मुझे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की ओर ले जाता है जिसे दर्शक समझना चाहेंगे। अब तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और क्रूड ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव आम हो गए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए आपका भारत के मार्केट्स और अगले 5 वर्षों को लेकर क्या नजरिया है? अगर हम पीछे देखें तो भारतीय बाजारों ने पिछले 25 से 30 सालों में शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले 9 से 10 सालों में अधिकतर समय मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर रहा है। अगर अर्थव्यवस्था 7-8% की वास्तविक ग्रोथ और 4-5% की मुद्रास्फीति दर से बढ़ रही है तो कुल मिक्स लाकर 12-13% ग्रोथ बनती है। और जो 12% की दर से बढ़ता है वो हर 5 साल में दोगुना होता है। साल, अगर आप माने कि शेयर बाजार GDP वृद्धि दिखाएगा तो हर 5 साल में बाजार दोगुना होगा, चाहे आप माने या नहीं, है ना? ये भारत का ऐतिहासिक डेटा है।
अगर आप आंखें बंद करके कोई फंड चुनकर 10 साल रखें तो भी अगर मैनेजर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो 10-12% ही कमा पाएंगे। सबसे खराब फंड भी इतना कमा सकते है। इंडेक्स 12 से 15% कमाएगा। अच्छे मैनेजर के साथ आप इससे बेहतर कमा सकते हैं। भारत एक ऐसा बाजार है जहां चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही शुरू हो चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गति है ना। हमारा इंटरनल फिलॉसफी है कि भारत सरकार के बावजूद उद्यमियों के कारण आगे बढ़ता है। सही सरकार के साथ ये तेजी से बढ़ेगा। अगर सरकार सही नहीं है तो थोड़ा धीमा होगा, लेकिन अंततः दोगुना होगा। और आप ये नंबर देख रहे हैं। भारत को पहला ट्रिलियन हासिल करने में लगभग 60 साल लगे, दूसरे को 7 साल लगे, तीसरे और चौथे को 4 साल। हर 5 साल में भारत की जनसंख्या दोगुनी होगी। अब ये आप पर है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ओके। बाजार में रहकर आप पैसा कमाएंगे। आपने अपनी कंट्रास्ट रणनीति के बारे में बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वास्तव में आशाजनक है? भारत की सफलता के लिए कौन से 3 सेक्टर हैं जिन पर निवेशकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अगर आपको एक सूची बनानी हो तो वो कैसी होगी और उसमें किन किन सेक्टर्स को शामिल करना चाहिए? देखिए, भारत जैसे बाजार में सटीक सेक्टरों का पता लगाना मुश्किल है। इसकी वजह हर सेक्टर है। मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। हर क्षेत्र में जूते, एयर कंडीशनिंग या वाहन, हम चीन अमेरिका से पीछे हैं। मोबाइल फोन को छोड़कर हमारी पहुंच सीमित है। हमें सुधार के क्षेत्रों को समझना और क्षमता बढ़ानी होगी। उत्पादों की गुणवत्ता सुधारनी होगी और नई तकनीकें अपनानी होंगी। जीवन बीमा हम 2-3% हो सकते हैं। परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग 3-4%। जूते बाजार में मुश्किल से। आप जानते हैं, शर्ट बाजार हम मुश्किल से पहुंचे हैं। हर बाजार में सही तरीके से काम करें तो चीजें बढ़ सकती हैं। सेल फोन इसका बेहतरीन उदाहरण है। 1998 से 2000 में कीमतें ऊंची थी। इनकमिंग कॉल्स पर शुल्क था। 20 साल बाद लगभग सभी के पास सेल फोन है। यस। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट क्यों बढ़ रहे हैं? उनके पास पूरा पार स्थिति की तंत्र है। 20 साल पहले इंडिया टाइम्स के पास सही भुगतान या इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र नहीं था, इसलिए वे असफल हुए। ठीक है, इससे आगे का रास्ता बना। अब का माहौल इतना अनुकूल है कि व्यवसाय शुरू करना और फंडिंग प्राप्त करना आसान हो गया है। उपभोक्ताओं को मार्केटिंग या सोशल मीडिया हेतु प्रेरित करना और बाकी हम मानते हैं कि वित्तीय क्षेत्र फिर से एक प्रमुख क्षेत्र है। सूचकांक में इसका भार लगभग 20-30% है। वित्तीय क्षेत्र के बिना भारत का विकास संभव नहीं होगा। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र आवश्यक है। दूसरा है पूंजीगत सामान या बुनियादी ढांचा, जहां अधिकांश चीजें है। मेरा मतलब है, आप राजमार्गों, सड़कों, पुलों की संख्या देख सकते हैं। बॉम्बे तो हमेशा निर्माणाधीन रहता है, लेकिन ये हो रहा है और आप देखेंगे कि लगभग 21 शहर मेट्रो बना रहे हैं। इनके फायदे शायद या 10 साल बाद दिखेंगे। पीछे देखें तो ये अभी ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन आगे चीज इन तेजी से बढ़ेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि वित्तीय क्षेत्र बहुत सकारात्मक है। हमारे पास किसी क्षेत्र को ऊपर नीचे करने की शैली नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं भारत भारत है। हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था भौतिक नहीं, डिजिटल अवसंरचना पर आधारित है। डिजिटल क्षेत्र के खिलाड़ियों को मुनाफा कमाना होगा और उचित मूल्य पर खरीदारी करनी होगी। मुझे लगता है अर्थव्यवस्था वहीं आ रही है। तो जहां भी हमारे रुझान हो, ठीक है, उन व्यवसायों को देखें जो 20-30 साल चल सकते हैं। क्या स्वास्थ्य का कवरेज बढ़ेगा? क्या अस्पतालों का कवरेज बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी? जीवन शैली और खर्च करने योग्य आय से जुड़ी हर चीज बढ़ेगी। भारत में धन संपत्ति का प्रभाव दिखने लगा है और इससे लाभान्वित उद्योग साफ दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसे तेजी से सीमित करूं तो वित्तीय, डिजिटल अवसंरचना और पूंजीगत सामान यही है। यही कारण है कि मेरी राय में ये अच्छे हैं। अब सवाल ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप और एसएमई का आगे क्या भविष्य होगा? आपने जिन कई शेयरों का जिक्र किया जो कवर नहीं थे फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप अब लार्ज कैप पर ही फोकस करेंगे जहां क्वालिटी ज्यादा मिलती है, या मिड कैप में भी निवेश का सोचेंगे? मुझे लगता है भारत में हम इन सेगमेंट्स को अलग नजरिए से देखते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। एम्फी वर्गीकरण में शीर्ष 100 लार्ज कैप हैं, फिर 150 मिड कैप, बाकी स्मॉल कैप। हमारे अनुसार हाँ, वे लार्ज, मिड, स्मॉल हैं। एएफ और पीएम्स में हम मार्केट कैप में सीमित नहीं हैं, तो हम मार्केट कैप पर चर्चा कर सकते हैं। पहला हिस्सा यह है कि अगर आप जरूर देना चाहते हैं कि आप लार्ज जो कैप देखना चाहते हैं, तो उन लीडर्स पर ध्यान दें जो तेजी से बढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो यही है हो या कुछ और। उसे 15% एरू, 15% ग्रोथ और लगभग 15 फॉरवर्ड बेसिस के मानक खंडों को पूरा करना होगा।
जब तक ये 3 मानदंड पूरे होते हैं आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं। लार्ज कैप में आप विकास और प्रबंधन शैली का अंतर देखेंगे। मिड कैप में नंबर 1 के बजाय नंबर 2 और 3 पर ध्यान दें जिनमें नंबर 1 बनने की क्षमता हो। स्मॉल कैप में ऐसे बिजनेस मॉडल पर ध्यान दें जो विशिष्ट हो और ज्यादा मार्जिन दे सके। अभी लार्ज कैप उतना अल्फा नहीं देगा जितना मिड कैप देगा, लार्ज कैप अल्फा देगा। आप ऐसा बिजनेस मॉडल चाहेंगे जो मार्केट से तेज बढ़े। ओके। जब तक ये कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं बाजार को उनकी कीमत पहचाननी होगी। मुझे लगता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आप इन्हें अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं, लेकिन चयन का मूल सिद्धांत वही रहेगा। आप कह सकते हैं कि 2 सबसे बड़े बैंक प्रीमियम या डिस्काउंट पर कारोबार करेंगे। 5 साल पहले स्थिति अलग थी, लेकिन अगर फ्रेंचाइजी मजबूत लगती तो आप एक में निवेश करते। आप जानते हैं 5 साल बाद मुनाफा दिखेगा। आज भी यही लागू होता है। कुछ क्षेत्र कुशल नहीं है जैसे ऊर्जा, रियल एस्टेट, कुछ क्षेत्र महंगे हैं जैसे ये उपभोक्ता विवेकाधीन, इसलिए हम उन क्षेत्रों से बचेंगे जो हमारे मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये सभी क्षेत्रों के लिए बुनियादी है। जो देख रहे हैं अब वो मायने नहीं आप रखता। जानते हैं हमने DIY प्लान और रणनीतियों का उदय देखा है जिन्हें निवेशक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका संदेश क्या है, क्या सलाह है? बाजार अस्थिर है, ये आपकी मेहनत की कमाई है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो 2-3 बातें। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं और वे निवेशकों को अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं। चाहे वो बास्केट निवेश हो, स्टॉक निवेश हो या म्यूचुअल फंड निवेश, हर लिहाज से चीजें अच्छी चल रही हैं। देख, ये इनमें से बहुत सारे टूल आपको तुलनात्मक जानकारी दे सकते हैं, ये आपको विश्लेषण नहीं दे सकते जब तक आपके पास कोई गाइड करने वाला ना हो। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर, वैकल्पिक फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड मैनेजर, अकेले सफर करना मुश्किल है। सेबी ने कहा है कि 90% लोग FNO में पैसा गंवाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बुनियादी या खरीद कर रखे निवेश में अवधि बनाए रखना और व्यवहार पूर्वाग्रहों पर काबू पाना जरूरी है। DIY निवेशक के लिए यह मुश्किल है। हाँ, DIY निवेशक महान और समझदार होते हैं और तकनीक के अनुकूल भी। वे तेजी से फैसले ले सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मदद की जरूरत होगी। तो ये चीज जिन्हें पारंपरिक तरीके से आपकी पहुंच को तेजी से बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसके अलावा आप जा नते हैं उनके लिए टिके रहना मुश्किल है। और अगर आप इसे एक नजरिए से देखें तो सभी डिस्काउंट ब्रोकर अपने पोर्टफोलियो का औसत मूल्य लगभग 50,000 रुपए होता है। जब आप पारंपरिक ब्रोकर्स के औसत मूल्य को देखते हैं तो आप जानेंगे कि औसत मूल्य लगभग 2 से 5 लाख रुपए हैं। इसलिए कुछ कंपनियों में निवेश और निकासी बहुत तेजी से होती है। हाल ही में SIP रद्द होने की खबरें थीं और इनमें से कई SIP 1 साल से कम पुराने थे, शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यदि आप निर्देशित ये अत्रा को देखें, चाहे वो बिचौलियों या अन्य कंपनियों के माध्यम से हो, उन SIP में उतनी गिरावट नहीं आई। आप देखेंगे कि जहां कोई मार्गदर्शन करता है वहां आप अधिक धैर्यवान और बेहतर निवेशक बनते हैं बजाय खुद से करने के। हम सभी को बाजार में चलन SIP पसंद है, लेकिन पैसे के लिए इनका बने रहना आज जरूरी है। ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, पर बहुत नहीं। शीर्ष 30 शहरों में देखें तो बाकी जगहों पर एसेट एलोकेशन मिक्स और इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस लिक्विड मिलेगा। अगर आप अन्य शहरों, विशेषकर छोटे शहरों को देखें तो ज्यादातर निवेश इक्विटी में होता है, जो अच्छी बात है। लेकिन अगर वे अंततः लाभ नहीं कमा पाते तो उनका अनुभव व्यर्थ हो जाता है, और अगर अनुभव बेकार हो गया तो वे फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है उन्हें शिक्षित करना हमारे हित में है। इक्विटी को लंबी अवधि के लिए एक व्यवसाय की तरह देखें और रिटर्न से पहले इसे 5 से 7 साल की साझेदारी की तरह समझें। अगर वे रोज रिटर्न देखना चाहते हैं तो ये तरीका नहीं चलेगा। DIY अच्छा है, पर इसे स्थायी रूप से काम करने में समय लगेगा। बिल्कुल। और आप जानते हैं, इससे मुझे ये सवाल आता है कि अब कई लोग शेयर बाजार की कीमत को समझ चुके हैं। कोविड के बाद हमने कई नए खुदरा निवेशकों को देखा है। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति आपसे पूछे, अरे भाई मैं अगले 5 से 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, तो आपके अनुसार सही दृष्टिकोण क्या है? कौन से एसेट क्लास? और मुझे पता है आप कहेंगे कि कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसे करने का सबसे तेज तरीका क्या है? देखिए, पाठ्य पुस्तकों में कई सरल नियम होते हैं, जैसे 120 में से 100 घटाएं और अपनी उम्र 1 को n से भाग दें। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 साल के हैं तो मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस M तक
एसेट एलोकेशन इक्विटी की ओर झुका होना चाहिए। अगर आप आक्रामक निवेशकों के एनपीएस या पीएफआरडी मैट्रिक्स देखें तो ये 75 होता है। वे 75% इक्विटी के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह आप आसानी से गणना करें। अगर आप बाजार में 12 से 15% का रिटर्न पाते हैं, जो कि 30 से 45 रुपए के निवेश पर भारतीय, ये बाजार का दीर्घकालिक औसत है, तो आप लगभग 10 साल में 1 करोड़ कमा लेंगे। अगर बाजार अच्छा चलता है तो आप इसे जल्दी कर सकते हैं, अन्यथा उस समय तक ये लगभग हो जाएगा। ओके। इसके अलावा आप अपनी मुद्रास्फीति या आपातकालीन निधि में कुछ सोना और कुछ निश्चित आय जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी राशि जुटाना मुश्किल नहीं है। बस ये सुनिश्चित करें कि आप उस अवधि तक अपनी एसआईपी जारी रखें और उसे बंद न करें। ओके। जब आप ऐसा करते हैं तो 1 करोड़ तक पहुंचना आसान है। मुझे लगता है ये एक आम गलती है जो कई निवेशक करते हैं। जब सुर्खियां खराब होती हैं तो निवेशक डरकर पीछे हट जाते हैं। कम से कम इस बार कुछ अलग है। पहली बार बाजार गिरने पर भी निवेशक टिके हैं। ये अच्छा संकेत है, पर ये अस्थायी है, पता नहीं। उम्मीद है कि ये स्थायी हो और लोग निवेश जारी रखें, जिससे मदद मिले। वित्तीय नियोजन और बाजारों में करियर बनाने वाले लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? जो लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हें किन उपकरणों से लैस होना चाहिए? मेरा मानना है कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वित्तीय शिक्षा अनिवार्य है। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट, वित्तीय योजना या सलाहकारी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो भारत में निवेश सलाहकारों की संख्या 1 से भी कम। अब हमारी जनसंख्या देखें और 5वें नंबर के निवेश सलाहकार पर ध्यान दें, है ना? अगर इसे बढ़ाना है तो इन संख्याओं को भी बढ़ाना होगा। ठीक है, लाइसेंसिंग और प्रमाणन आवश्यकताओं के अलावा व्यवहारिक वित्त, सामग्री और निवेशक शिक्षा का अभ्यास जरूरी है। दीर्घकालिक रूप से सोचें। अब कोई नहीं पूछता कि म्यूचुअल फंड आई है या नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है। अब बीमा कंपनियों ने बीमा शुरू किया है, कोई और अभियान शुरू करेगा। मुझे लगता है लंबे समय में एक इच्छित ग्राहक आपके लिए नए ग्राहक से ज्यादा फायदेमंद होगा। भारत में ग्राहकों की संख्या और संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। अगर आप डीमैट खाते रखने वालों को देखें तो उनकी संख्या 15 से 17 करोड़ के बीच है। अगर आप उन लोगों को लक्षित करें तो 120 करोड़, 140 करोड़ की बात तो छोड़ दें। अगर आप 10% आबादी को भी लक्षित करें तो भी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। म्यूचुअल फंड फोलियो विशिष्ट निवेशक 5 करोड़ से कम है, मुझे लगता है उस सीमा तक। हाँ, अगर हमारी आबादी से तुलना करें तो हम बहुत पीछे हैं। आप जानते हैं हमने वहां पहुंचने की शुरुआत भी नहीं की है। अगर आप करियर के अवसरों के तलाश में हैं तो आपके लिए एक ऐसा बाजार है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सही शिक्षा और धैर्य के साथ मुझे यकीन है कि इसे संभाला जा सकता है। तो क्या दुनिया, वित्तीय बाजार या आपका संदेश आपके नियंत्रण में है? हाँ। आपने बाजार की कई जानकारियां और मंत्र साझा किए हैं। अब बताएं आपको क्या व्यस्त रखता है? वित्तीय बाजारों के अलावा आपके शौक, फिटनेस या जुनून क्या है? फिटनेस पर मैं काम कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि ये जल्द ही काम आएगी, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई पर है और इनमें से कुछ पढ़ाई गैर वित्तीय हैं। अंततः आप हार्वर्ड के लेख या मेडिकल जर्नल पढ़ते हैं। अबेक्स में हम 2 प्रकार के प्रकाशन करते हैं, एक जो हम पढ़ रहे हैं और दूसरा जो देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये टूलकिट किसी भी समय पढ़ने योग्य हैं। जो लोग बाजार और ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं, मैं उन्हें जरूर पढ़ने का सुझाव दूंगा। आप ट्रेंड्स की पहचान कैसे करते हैं? ये आपका जुनून है। हम बाजार में जीते खाते पीते हैं, सोने और अन्य कामों का भी समय मिलता है। मुझे लगता है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। शायद आप फिल्मों या किसी चीज के बारे में क्या? हमें फिल्मों के लिए उतना समय नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सामाजिक मेलजोल होना चाहिए। ओह प्लीज, अब बाजार के लोगों से बात मत कीजिए। लोग तो यही पूछेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक मेलजोल हमेशा तनाव कम करने में मददगार होता है। बहुत अच्छा बीडी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये जानना उपयोगी था कि आप कैसे काम करते हैं। बुनियादी बातें, कंट्रास्ट रणनीति एंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, बातचीत शानदार रही। धन्यवाद। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको देखकर मजा आया, क्योंकि हमने वित्तीय बाजारों में रुचि रखने वालों के लिए दिलचस्प इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और सलाह दी है। जैसा बीडी कहते हैं, दुनिया आपकी मुट्ठी में है, इसे दोनों हाथों से पकड़ें। इसी के साथ इंटरव्यू समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये देखकर मजा आया। वीडियो पर कमेंट्स करना न भूलें
और अधिक वित्तीय जानकारी के लिए मनी टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाजार में निवेश जोखिम भरा है। निवेश से पहले दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।